नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग विश्व भूगोल की इस सीरीज में पार्ट नंबर 4 को करेंगे और इस पार्ट नंबर 4 में हम नियर अबाउट लगभग 40 क्वेश्चन लेंगे और 40 क्वेश्चनों का जो है विश्लेषण देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन से और उसके साथ में सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि अदर और भी चीजें क्या है, इसमें क्या चीजें और पूछ सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 76 75 तक हम लोगों ने कर लिया था, अब 76 से स्टार्टिंग करेंगे। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आपको जल संधि बताना है कि कौन सी जल संधि जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। तो ऑप्शन नंबर ए बाब अल मंदेव, ऑप्शन नंबर 2 हरमुज, ऑप्शन नंबर 3 बोस्पोरस, ऑप्शन नंबर 4 मलक्का। तो देखिए पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हिंद महासागर और लाल सागर है, इसका अगर लोकेशन आपको पता है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। आप अफ्रीका के मैप को जब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर ये ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और ये लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर, सॉरी सॉरी, ये लाल सागर है, हिंद महासागर यहाँ नहीं, ये हिंद महासागर, ये भूमध्य सागर, भूमध्य, भूमध्य, और ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहां पर है आपका बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव, अल देव, बाब अल मंदेव, यहीं पर ये जल संधि है। तो ये जोड़ती किसको है? हिंद महासागर और लाल सागर को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हरमुज की, तो हरमुज की जो जल संधि है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये किसकी जोड़ती है? फारस, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ओमान, ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। अगर बात किया जाए बोस्पोरस की, तो बोस्पोरस की जो जल संधि है वह जो काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बोस्पोरस की काला सागर, काला सागर और मरमरा, मरमरा सागर, मरमरा सागर को जोड़ती है। अगर यहीं पर बात किया जाए मलक्का की, तो मलक्का अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर, अंडमान एंड दक्षिणी चीन, दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाला कौन सा है? आपका बाब अल मंदेव, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म है, अत्यधिक ठंडा है, अत्यधिक वर्षा है, अत्यधिक सूखा है। चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका और सहारा। देखिए सबसे ज्यादा कौन हिट होगा? सबसे ज्यादा हिट वही होगा जो डेजर्ट होगा। डेजर्ट यानी कि इसमें एक ही है, सहारा डेजर्ट। तो अत्यधिक गर्म होगा। अत्यधिक ठंडा कहां होगा? अंटार्कटिका पर होगा। तो यहां पर आपने मिला दिया। अत्यधिक वर्षा कहां होगी? मानसीराम, चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा कहां पड़ेगा? चिली के तट पर। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में चौथा, ए में चौथा कहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको दो ऑप्शन पता है, दो केवल सुमेलित कर लिया, तो भी इसमें से आप क्लासिफाई करके कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है, सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कैपिलरी, कैपिलरी क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। और कोशिका किसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होगी? उसी में होगी जो क्ले होगा, जिसमें जो मिट्टी पानी सोखने की क्षमता रखेगा, सोखने के साथ उसको कैच करके रखना है। ये नहीं कि सोख लिया उसके बाद छोड़ दिया। सोखने के लिए तो बालू भी सोखता है, लेकिन वो बालू क्या अपने पास रख सकता है? नहीं रख सकता है। तो इसलिए जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, वह जो पानी को रोके रहती है, उसमें कोशिका तो सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे प्रभावशाली।
अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कोशिकत्व सबसे कम होते हैं, तो बलुई मिट्टी में कोशिकत्व सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं। कोशिकत्व सबसे कम किसमें होते हैं? बलुई मिट्टी में। सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? क्ले में होते हैं। और क्ले सॉइल जो होती है उसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। देखिए, बताइए इसमें कौन सा है। और एक क्वेश्चन कब पूछा गया? 2011 की। अगर 2015 और 19 की बात करें तो वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन में कोयला जो चीन है वो कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। सबसे अग्रणी है कोयला के उत्पादन में चाइना। कहां है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015 और 19 की रिपोर्ट के अनुसार इसका जो जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश था वो चाइना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कुलगार्डी कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? सबसे पहले ये समझते हैं कि कुलगार्डी है क्या। किसी खेल का नाम है या क्या है? और किसी स्थान का नाम है? तो ये एकदम एग्जैक्टली वो है स्थान का नाम है। अब आप कहेंगे कि स्थान का नाम है और कहां पर है, तो सबसे पहले कुलगार्डी को समझते हैं। ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कुलगार्डी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किस लिए फेमस है? ये जो है सोने की खदान के लिए फेमस है। स्वर्ण खदान के लिए फेमस है। स्वर्ण खदान, स्वर्ण खनन के लिए फेमस है। और इसको एक तो वहां पर पर्यटक जाते हैं। इसको कहा जाता है माइनिंग होस्ट टाउन। इस जगह को माइनिंग होस्ट टाउन भी कहा जाता है। माइनिंग होस्ट टाउन भी कहते हैं इसको। तो ये पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा मतलब जो है लुभावना रहता है। उसको आपको उसको कहते हैं माइनिंग होस्ट टाउन। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कब इसकी खोज की गई थी, कब से इसमें माइनिंग की शुरुआत हुई। तो 1892 ईस्वी में। आप ध्यान में रखिएगा इसको। 1892 1892 में इसकी जो माइनिंग की जो खोज हुई, जो शुरुआत हुई, वो 1892 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना खनन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न देशों में से किस देश ने 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया को कि सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करता है, लेकिन सॉरी, सबसे ज्यादा नहीं, वो जो है उसका जो प्लेस है वहां पर्टिकुलर प्लेस के लिए था। अब अगर आपसे पूछा पूछा क्या जा रहा है 2019 में सालाना में सबसे एक साल में सबसे ज्यादा जो जो सोने का उत्पादन किया है, जो खनन किया है, वो कौन सा देश है? तो वो देश है आपका चाइना। वो देश है आपका चाइना। और 66वीं बीपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा गया था। अब अगर बात करते हैं कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक की, तो उसमें 2020 में इसके प्रोडक्शन 2015-19 के वर्ष में 2020 के जब आंकड़ा हम देखते हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा सोने का जो उत्पादन हुआ है वो चाइना में हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कितने टन हुआ है, तो 380 टन हुआ है। कितना? 380 टन। 380 टन। और अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब पूछा जाए अगर दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया ने कितना किया है? 326 टन उसका है। उसके बाद कौन है? रूस है। रूस। उसके बाद आपका रूस आ जाता है। ये 326 टन करता है, किया था। और ये 305 टन। ये 305 टन। तीसरे नंबर पे जो है रशिया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 81 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 भारत, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 इटली। तो अगर इसकी बात करें उत्पादन की, तो वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन
2015-19 के जो आंकड़े आए उसकी रिपोर्ट के अनुसार 5 देश शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश थे, वो चाइना, रूस, उसके बाद भारत, चीन, फिर रूस, फिर भारत, ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे। अगर इसमें 5 देशों की बात करें, कनाडा, यूएसए भी है, उसके बाद कनाडा है, कनाडा, कनाडा और यूएसए, यूएसए ये चौथे पर है और यूएसए 5वें पर। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है कि विश्व में सबसे सर्वाधिक उत्पादन, अब यहाँ चीन और रूस को ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम क्या मारेंगे? ऑप्शन करेंगे, तीसरे नंबर का इसमें दिया है भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें कि विश्व के जो है सबसे ज्यादा एल्युमिनियम उत्पादक देश, तो एल्युमिनियम उत्पादक देश हो जाएगा चाइना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? सबसे ज्यादा तेल कोष किस देश में है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चीन, नंबर 3 रूस, नंबर 4 वेनेजुएला और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 62 2016 में ये पूछा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि करंट से कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा मिनरल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें जो है पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार बात करेंगे, तो वेनेजुएला की जो सर्वाधिक है, वेनेजुएला जो है इसमें जो तेल उत्पादन का कोष में सबसे ज्यादा कोष किसके पास है? 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अकॉर्डिंग वेनेजुएला के पास है। ऑप्शन नंबर डी, इस ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन वह स्टेटमेंट में ही आएगा, ऐसे डाटा कम देता है कि कितने टन, कितने बिलियन टन उसके पास स्टोरेज है, कितने बिलियन टन का भंडार है, तो 48 बिलियन टन इसके पास भंडार है। कितना है? 48 बिलियन टन। कितने बिलियन टन है? 48 बिलियन टन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। कोयले का सामान्य प्रकार है, कौन सा सामान्य प्रकार है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर 2 अर्थ बिटुमिनी और ऑप्शन नंबर 3 है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर डी है कोक। तो देखिए, कोयले की अगर मुख्यतः बात करें तो कोयला कैसे बनता है? कोयले का जो है कार्बन का एक रूप होता है, कार्बन का ही एक यौगिक होता है। और जब कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया होती है तो वनस्पति जो पदार्थ होते हैं, वनस्पति के पदार्थ यानी कि जो पृथ्वी में धरती के नीचे दब जाते हैं, तो उनका रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि पदार्थों में कोयले में वो सारे कोयले में परिवर्तित होता है। क्या होता है? कार्बनीकरण होता है उसका। और कार्बन के अंश के आधार पर कोयले को 4 प्रकार में बांटा गया। पहला है एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और उसके बाद सबसे खराब वाला जो कोयला होता है वो पीट कहलाता है। उपयुक्त में से अगर बात करते हैं कि कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, जो सामान्य प्रकार की बात करते हैं, उपयुक्त में से 4 प्रकार दिए गए हैं। बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला होता है, कोयला माना जाता है। अब एंथ्रेसाइड की अगर बात करें तो एंथ्रेसाइड अत्यंत निम्न कोटि का कोयला होता है। उसके पास जो है सॉरी, एंथ्रेसाइड सबसे अच्छा कोयला होता है, अत्यंत उत्तम कोयला माना जाता है। पीट वाला जो होता है वो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला माना जाता है, पीट का। भारत में 90% अगर कोयले की बात करते हैं कि 90% कोयला कहाँ से उत्पादित किया जाता है, तो ये गोंडवाना लैंड की जितनी शैलें हैं वहां से उत्पादित किया जाता है, निकाला जाता है ये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला जो सब सामान्य प्रकार का कोयला माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ से निकाला जाता है? गोंडवाना लैंड से निकाला जाता है। कितने परसेंट कोयला? लगभग 90% कोयला गोंडवाना लैंड से निकाला जाता है। गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से निकाला जाता है।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्धतः शामिल है क्या है? ऊर्जा का जो वाणिज्य स्रोत है उसमें कौन-कौन सा टर्म शामिल है? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, विद्युत और यूरेनियम। दूसरा ऑप्शन है कोयला, तेल, अ, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष, कृषि अवशेष। ऑप्शन नंबर सी है शक्ति, कोयला, प्राणी मल, जलावन की लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी है कोयला, गैस, तेल, जलावन की लकड़ी। देखिए, जलावन की लकड़ी ये वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। और इसमें देखिए वनस्पति के अवशेष और कृषि अवशेष ये कोई वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, कोई इकोनॉमिकल किसी फैक्ट्रियों में ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते। इसमें जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं बी में भी यही दिया है जलावन की लकड़ी, तो ये कैंसिल। फिर यहाँ जलावन की लकड़ी यहाँ भी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पावर आप इलेक्ट्रिक ले लीजिए, विद्युत ले लीजिए या हाइड्रो ले लीजिए। कोयला ये भी वाणिज्यिक लगता है कारखानों में। तेल यह भी जो है बहुत अच्छा स्रोत है ऊर्जा का। और जल विद्युत और यूरेनियम तो ये फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा शहर धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। तो इसमें आपका ग्रेट ब्रिटेन लंदन, ग्रेट ब्रिटेन लंदन इसमें सबसे बड़ा धातु व्यापार का केंद्र है। कौन सा है? धातु व्यापार का केंद्र ग्रेट ब्रिटेन लंदन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। जब बारिश होती है, आप बारिश होने के पहले आप जब देखते हैं कि मौसम काफी काफी उमस भरा रहता है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो मौसम एकदम थोड़ा ठंडा हो जाता है। और अगर साफ दिन हुआ तो ठंडियों में जब साफ दिन होता है तो उस दिन ठंडी खूब अच्छी खासी रहती है। लेकिन जिस दिन क्लाउडली रहता है उस दिन जो है ठंडी कम रहती है। क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो मेघीय जो रातें होती हैं वायुमंडल के जलवाष्प की मात्रा को साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण जलवाष्प होता है उसको अवशोषित करता है। और फलस्वरूप मेघीय जो रातें होती है वो अपेक्षाकृत काफ़ी गर्म महसूस होती हैं, काफ़ी गर्म महसूस होती हैं। और जब इसकी बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त जो अन्य जो रातें होती है, जो साफ होती है, साफ रातें वायुमंडल में जलवाष्प की कमी हो जाती है और रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, यानी ऊपर चली जाती है। तो इसके कारण जो जिसमें जो साफ रातें होती है वो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। अब यहाँ पर दिया है आपका ऑप्शन संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण, चालन के कारण। तो बताइए कौन सा सही है इसमें आपका? तो इसमें आपका सही जो किरणें हैं, जो रेडिएशन है, वह आराम से सीधी ऊपर की तरफ गमन करने लगता है, तो विकिरण सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगर विकिरण नहीं होगा, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के का जो सिस्टम है, वह एकदम काम करेगा। लेकिन मौसम साफ रहता है तो विकिरण अच्छा होता है और इसके कारण मौसम जब साफ होने से आपको ठंड ज़्यादा लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकिरण के कारण मौसम साफ होने पर रातें ठंडी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन का मतलब क्या है? पहले इसे समझते हैं, निवर्तन का मतलब क्या है। यानी रिट्रीट मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून की बात करते हैं तो क्या है उसकी जो फिनोमिना। तो देखिए, सबसे पहले उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है नॉर्थ से, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है सन, उसके बाद वापस होता है, रिट्रीट होता है। तो जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ काल में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होगा और वहां पर जब वर्टिकल नहीं होगा तो आगे आसपास के जो जगह है वहां तक ही रहेगा। जब रिट्रीट होने लगता है तो थोड़ी सी मानसून में वृद्धि होती है। तो मानसून लौटते समय उत्तर पश्चिम से जो विस्तृत निम्न दाब क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी की ओर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इस समय आकाश एकदम स्वच्छ हो जाता है। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है
कि आप ये बताइए कि ठंडियों में जो बारिश होती है किसके कारण होती है? कौन-सी ऐसी हवाएँ चलती हैं? तो भूमध्य सागर और लाल सागर से आने वाली जो हवाएँ हैं, उसके कारण ठंडियों में बारिश होती है। आप ध्यान में रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। तो मानसून निवर्तन, मानसून रिट्रीट होगा, तो मौसम साफ होगा, बात सही है एकदम। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब हो की परिस्थिति होगी, एकदम सही है, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेशर वाला मैटर बनता है इसमें। स्थल पर तापमान बढ़ने लगता है, बात सही है एकदम। तो यानी कि तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 89 निम्नलिखित में से किस अ, युग्म का मिलान सही है? आपको युग्म का मिलान आपको बताना है। पहला है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी वर्षा, और दूसरा है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, और तीसरा है मानसूनी क्षेत्र, पूरे साल भर बारिश होती है। ऑप्शन नंबर डी है मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े के समय वर्षा होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, पहले सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय की, भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रदेश है, वो अधिकांश गर्म और में हो प्राप्त करते हैं। अधिकांश वर्षा जो है शीतकाल में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दिया है तो गर्मी में वर्षा, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए क्या? शीतकाल में वर्षा, शीतकाल, शीतकाल में वर्षा, शीतकाल की वर्षा। तो अपना पहला स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो गया। अब आते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है उसमें दोपहर के पश्चात गरज के साथ संवहनी वर्षाएं होती है, एकदम बात सही है। और इसमें कह रहा है गरज के साथ मध्याह्न में वर्षाएं होती हैं, यह लगभग वर्ष भर चलती रहती हैं, वर्ष भर चलती हैं। तो आपका आपका स्टेटमेंट तो ये एकदम करेक्ट है। अब आते हैं मानसूनी क्षेत्र की। अगर मानसूनी क्षेत्र की बात करें तो अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में तथा मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पूरे साल भर वर्षा कर रहा है, नहीं, साल भर वर्षा नहीं होती है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ये भी गलत है। अगर मरुस्थली की बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या तो अनिश्चित होती है, इर्रेगुलर होती है। तो यह भी जाड़े का कोई मतलब है ही नहीं, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बड़े आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट जब ऐसा आपको मिले तो इससे पहले आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी ऐसा संभव है कि बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है? आपको यहाँ पर बताना है नहीं होती है। देखिए, पहले मध्य चिली की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित होती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय के ये पास में है। अब अगर केपटाउन की बात करें तो केपटाउन कहाँ पड़ता है? केपटाउन केपटाउन पड़ता है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और एडिलेड की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? एडिलेड, एडिलेड आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु के हैं। ये तीनों भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पंपास जो है ये भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। ये किस जलवायु के अंतर्गत आता है? उष्ण जलवायु क्षेत्र है। ये पंपास जो है उष्ण जलवायु क्षेत्र, उष्ण जलवायु क्षेत्र। किसके अनुसार किसने ये क्लासिफिकेशन किया? किसने क्लासिफिकेशन किया? तो ये कोपेन ने किया था, कोपेन, कोपेन ने किया था। ये कोपेन क्या थे? एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ये जलवायु वैज्ञानिक थे, और जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया था। तो पंपास जो है ये उष्ण जलवायु क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पंपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 अफ्रीका की मूलभूत जनजातियां पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती हैं? देखिए, अफ्रीका की है ये जनजातियां, मूल जनजातियां हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए नाइजर, बी कांगो, सी नील, और डी है जिम्बैंजी। सी है, डी है आपका जिम्बैंजी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पिग्मी जनजातियां जो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो इनका जो लोकेशन होता है विषुवत रेखी क्षेत्र में पाई जाती है। अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पर? कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन में। ये कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। अच्छा, इनकी कोई खास विशेषता? तो इनकी खास विशेषता ये है कि ये इनका जो निवास स्थान है वो पेड़ों पर है। ये पेड़ों पर निवास करती हैं, पेड़ों पर निवास करती हैं।
पेड़ों पर निवास है, और दूसरी ये शिकारी जनजातियां हैं, शिकार करके अपना भरण पोषण करती हैं। और इनको मोंगुलस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोंगुलस। इनको मोंगुलस भी कहा जाता है। इनको मोंगुलस भी कहा जाता है, पिग्मी जनजातियों को। इनको मोंगुलस भी कहा जाता है। ये पिग्मी जनजाति को मोंगुलस भी कहा जाता है। कहाँ मिलता है? अफ्रीका के। कौन से? कांगो बेसिन में। कहाँ निवास करती हैं? पेड़ों पर। कैसा जीवन जीती हैं ये? जो है कैसे भोजन का आहरण करते हैं? शिकार करके। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोंगुलस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, कांगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। फिर पिग्मीज के निवासी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं। कहाँ पर? कांगो बेसिन के हैं। कांगो बेसिन क्या कहा जाता है इनको? अन्य नामों से क्या, किस नाम से पुकारा जाता है? मोंगुलस के नाम से पुकारा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सिमो, एस्किमो, एस्किमो निवासी कहाँ के हैं? तो देखिए, एस्किमो निवासी जो है, इनका जो निवास स्थान होता है ये ठंडे प्रदेश में होगा। जितने भी ठंडे प्रदेश हैं उन्हीं में होगा। तो ठंडा प्रदेश कौन सा है इसमें? आप बताइए, श्रीलंका है, मंगोलिया है, मलाया है? नहीं, इसमें एक ही है, एक कनाडा। कनाडा ठंडे प्रदेश में, जहां पर एस्किमो के निवासी पाए जाते हैं, एस्किमो पाए जाते हैं। अच्छा, अगर एस्किमो की बात करें तो और कहाँ-कहाँ पाए जाएंगे? जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है वहां पर निवास करती हैं ये सब जनजातियां। आप ऊपर देखेंगे, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, फिर उत्तरी रूस में निवास करती है। एक बाएं से आप देखिए तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस ऊपर एकदम। तो कहां पर पाए जाएंगे? ठंडे प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। एस्पेरो एस्पेरांटो, एस्पेरांटो है क्या है ये? लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है, स्पेन का बंदरगाह है, एक खेल का नाम है, और दूसरा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। तो आप बताइए, ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि इस भाषा का ओरिजिन किसने किया था? तो एल 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 जेमेन हाफ ने किया था। एल एल जेमेन हाफ ने किया था। एल 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 जेमेन हाफ। एल एल जेमेन हाफ ने इसका जो है प्रादुर्भाव किया था, इसका ओरिजिन किया था, इसका विकास किया था। तो इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 95, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? नंबर एक भारत, नंबर दो चाइना, तीसरा ब्राजील, चौथा जापान और पांचवें में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको ये बताना है। देखिए, अगर हम कहें रेशम उत्पादन की बात करते हैं, तो यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक रेशम रेशम की बात करें तो एफ ए ओ के अनुसार 2020 का जब आंकड़ा हम देखते हैं, तो इसमें विश्व में सर्वाधिक रेशम रेशम का उत्पादन चाइना करता है। दूसरे नंबर का अगर पूछा जाए तो वो भारत है। पहले नंबर का उत्पादन कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन दूसरे नंबर का अगर बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे है आपका भारत। सेकंड नंबर पे भारत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? नेपाल, उज्बेकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। चलिए बताइए इसका क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो अपने आप आराम से पता चल जाएगा। देखिए, अभी रेशम की बात किया तो चाइना में, अगर शहतूत की बात करेंगे तो यह भी चाइना में पाया जाता है। शहतूत भी चाइना में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का जो है गर्म ऊनी सॉल इससे बनती है, जो है। और एक कहाँ पर सबसे ज्यादा ये जो है कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है? वो तिब्बती वाले क्षेत्र में। तिब्बती वाले क्षेत्र में तैयार किया जाता है। और कहाँ पर होता है ये तिब्बती वाला जो क्षेत्र है, किससे सटा हुआ है? वो चाइना से सटा हुआ है। तो यहाँ पर चाइना में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, शहतूत का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? अब ऐसा नहीं कि आप जो है भारत तो इसमें है नहीं, स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान और आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इंडिया का है वो जानता है कि जब इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में जो उत्पादन है वह जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। श्रीनगर में इसका उत्पादन है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेन, न्यूजीलैंड और ईरान की बात कर रहा है और कह रहा है कि केसर में सबसे अधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। तो जब हम आंकड़े देखते हैं एफएओ की, तो विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर उत्पादन करता है। भारत में केसर उत्पादन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो किश्तवाड़ जम्मू में और पामपुर एक जगह है श्रीनगर में, ये कश्मीर में पड़ता है, वहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, खास बात तो ये है केसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड गोल्ड। रेड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? आपका ईरान में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ईरान में। ईरान में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? नेपाल, चाइना, न्यूजीलैंड, भारत। कौन सा देश अग्रणी है आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 14th बीपीएससी में पूछा गया 1995। अगर उस समय की बात करें, उस प्रश्न काल जब ये पूछा गया था, तो उस समय हार्ड कोयला यानी कि जो पत्थर का कोयला है, इसको बोला जाता है हार्ड कोयला। उस समय चाइना प्रथम स्थान पे था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाइना प्रथम स्थान पे उस समय था ये। चाइना प्रथम स्थान पे था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय स्थान पे उस समय और भारत तृतीय स्थान पे था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें 2020 के जब आंकड़ा आया तो उसमें पत्थर वाला कोयला यानी एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस इसका जो भंडार क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है, उसके बाद चाइना है, फिर भारत है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद भारत। वर्तमान 2020 का जो आंकड़ा है, T20 का जो आंकड़ा है, वह पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है। लेकिन उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय चीन सबसे पहले स्थान पे था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। लेकिन वर्तमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान के करंट सिनेरियो देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन से देश कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक करते हैं? सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है? रूस, चाइना, सऊदी अरब, कनाडा और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है इसमें कौन करता है। देखिए, अगर 2018 की बात कर रहे हैं, उस समय प्रश्नकाल की अगर बात करें, उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक आती है, तो उसके 2020 के जो आंकड़े थे, 2019 के आंकड़े 2020 के ये आते हैं। तो उसमें कच्चे तेल का जो उत्पादन था उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सर्व अग्रणी था, सबसे आगे था संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन जो बाद में कंडीशंस अप्लाई हुई उसमें रूस की बात आए, रूस सर्वाधिक उत्पादन वाला देश बन गया था। कितने मिलियन टन? 561 मिलियन टन के साथ में। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो तेल उत्पादन का उस समय था वो था आपका सऊदी अरब। कौन था उसमें सर्वाधिक उत्पादन? आपका सऊदी अरब था। जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उस समय जब पूछा गया था प्रश्न काल में, उस समय तो आपका सऊदी अरब उस समय था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं ना, तो वर्तमान में जो है ऑयल का जो कच्चे तेल का उत्पादन था तो संयुक्त राज्य अमेरिका 781 मिलियन और उसके बाद रूस आता है 561 मिलियन टन। तो इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग बीपीएससी को सॉल्व कर रहे हैं तो बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यानी कि ईयर के साथ में हम इसका कंपेरिजन करा रहे हैं। ये करंट सिनेरियो का है। तो करंट सिनेरियो को अगर हम देखेंगे
तो भी हमारे काम बनेगा, क्योंकि ये दोबारा शायद हो सकता है रिपीट ना आए, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन वाला देश है? यूरेनियम आपको उत्पादन का बताना है। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यूरेनियम के लिए अगर बात करें तो यूरेनियम का जो सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश है, सर्वाधिक है, वो है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। विश्व में यूरेनियम की अगर सर्वाधिक बात करेंगे तो कजाकिस्तान पहले स्थान पे है। दूसरे और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया है। दूसरे में ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे में आपका नामीबिया है। नामीबिया कौन सा है? नामीबिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टिन मिलता है, टिन मिलता है, टिन कहाँ मिलता है? टिन जो है कौन से जो क्षेत्र है उसमें मिलता है? तो सबसे पहले देखिए प्लेसर निक्षेप में, ऑप्शन नंबर बी कायांतरित शैलों में, ऑप्शन नंबर सी अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में, ऑप्शन नंबर डी इन सब में। तो देखिए आग्नेय शैलों में क्या मिलेगा? आग्नेय शैलें तो इग्नियस रॉक्स होती थी, उसमें कोई इस प्रकार का मिनरल्स बहुत कम मिलता है। ऐसे मिनरल्स जो फिर कायांतरित होके वो अ, बदलाव हुए हैं, उनमें मिनरल्स की मात्राएं सबसे ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं कि विश्व में जो प्राप्त होने वाली जो टिन की मात्रा है, वो 80% टिन का जो है प्लेस्तर निक्षेप से मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसर निक्षेप निक्षेप से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। प्लेसर निक्षेप से सबसे ज्यादा टिन मिलता है। कितने परसेंट मिलता है? तो आप ये बता सकते हैं कि यह मिलता है कितना? 80%। 80% विश्व का 80% इसी निक्षेप से मिलता है। अगर इस निक्षेप की हम बात करते हैं तो निक्षेप रिवर बेड्स, यानी कि जो रिवर बेड्स पाए जाते हैं उसमें ये निक्षेप मिलते हैं। अधिकतर जो है प्लेसर निक्षेप के दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैले हुए हैं। और 2020 के जो मिनरल्स इंडियन मिनरल्स ईयर की बुक में अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो आपका चीन है, उसके बाद आपका इंडोनेशिया है, फिर म्यांमार है, फिर पेरू है। तो सबसे पहले 2-3 को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडोनेशिया पहले नंबर का इंडोनेशिया है, दूसरे नंबर का है सॉरी पहले नंबर का चीन है, दूसरे नंबर इंडोनेशिया है और तीसरे नंबर पे म्यांमार है। तो चीन, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिर म्यांमार, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 क्रम आप याद रखिए। पहला, दूसरा और तीसरा। चीन सर्वाधिक चाइना में, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर आपका म्यांमार में मिलता है। उसके बाद चौथे ऑप्शन पे आप उसको रख दीजिए पेरू। चलिए और इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 102, मृदा संरक्षण का प्रक्रम है जिसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बंध मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी मृदा व्यतीत होती है। ऑप्शन नंबर सी मृदा अपर्दन होता है। ऑप्शन नंबर डी मृदा का नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यानी कि मृदा का नुकसान ना हो इसके लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो मृदा का संरक्षण है, किस लिए संरक्षण किया जाएगा? क्यों? क्योंकि जब मृदा कटाव होगा, उसका अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, उसका नुकसान होगा, तभी तो संरक्षण किया जाएगा। तो अगर मृदा के नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि संरक्षण क्या होगा? संरक्षण तभी होगा जब किसी चीज का नुकसान होता है, तभी वो कंजर्वेशन किया जाएगा, तभी वो संरक्षण किया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 103, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, जिसमें साइनाइट होता है, जिसमें ग्रेनाइट होता है, जिसमें बलुआ पत्थर होता है। आज किसका पूछा है? टेरा रोसा। टेरा रोसा की बात कर रहा है। अगर टेरा रोसा की बात करें हम तो इसमें एक चीज जानिए कि यह जो टेरा रोसा का फॉर्मेशन है, ये लाल मृदा के लिए सबसे उपयुक्त है।
और यह इटालियन शब्द है। कौन सा शब्द है? इटालियन शब्द है ये, और लाल मृदा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो इसमें आपका ऑप्शन अगर खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो चूना पत्थर जो होता है वह अभिलेय अवशेषों से प्राप्त होता है और इसमें टेरा रोसा का प्रारूप का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है, चूना पत्थर से प्राप्त होता है। वह भूभाग कौन सा है? चूना पत्थर वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या कह रहा है? पृथ्वी पर घने यानी कि डेंस वन अधिकतर कहां मिलते हैं? देखिए, जब डेंस वनों की बात करते हैं तो ये विषुवत रेखा क्षेत्र के पास मिलेंगे। क्यों ऐसा मिलेंगे? कि विषुवत रेखीय जो जलवायु है, ये वर्ष भर जो तापमान पाए जाने वाले हैं, वो वर्ष भर बारिश होते हैं। यानी कि वर्षा होगी तो सदाबहार वन भी पाए जाएंगे, और सदाबहार वन उस क्षेत्र में कौन-कौन सी जगह पाए जाएंगे? तो अमेज़न बेसिन में, दक्षिणी अमेरिका, फिर कांगो बेसिन, अफ्रीका, फिर आप जाइए थोड़ा-सा और आगे की तरफ तो दक्षिण पूर्व एशिया में, एशिया द्वीप में, ये सब वन पाए जाते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो विषुवत रेखा एकदम सही है, कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा नहीं, मकर रेखा नहीं, ध्रुवों पर नहीं। तो विषुवत रेखा पर वर्ष भर बारिश होती है, तो इक्वेटर जो विषुवत रेखा है, इस पर जो है वन काफ़ी ज़्यादा घने पाए जाएँगे और सबसे ज़्यादा लंबे वन पाए जाएँगे, सबसे ज़्यादा लंबे-लंबे वृक्ष पाए जाएँगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक आपको बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक और निर्यातक दोनों चीज पूछा है, ये है आपका कनाडा। ये कौन सा है? कनाडा। लकड़ी, मुलायम लकड़ी भी उत्पादित करता है और लुगदी भी उत्पादित करता है, ये है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 106, 106। अब रेल सूची बतानी है। एक जगह पर आपको रेल सूची दिया है और जोड़ने वाले स्थान है, कौन कौन से स्थान है इसको आपको बताना है। ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें अगर बात करें यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेन की, जो रेल मार्ग है, ये जाता है पेरिस से वर्सा तक। कहां तक? पेरिस से वर्सा तक। एक चीज आपको मिल गया, ए में 4, पेरिस से वर्सा तक। अब ए में 4 आप ढूंढिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक ही हमको अगर पता हो तो भी हम इसको लगा सकते हैं बड़े आराम से। अब बाकी को आप ढूंढ लीजिए। दूसरे में तीसरा यानी कि ट्रांस इंडियन रेल, ये तीसरा है। ब्यूनस आयर्स से बालपरेजो तक है। और फिर ऑप्शन नंबर सी में दूसरा आ जाएगा। और लेनिन लेनिनग्राद से बाल्डी बोस्टक तक आपका है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और ओरिएंट एक्सप्रेस कहां पर? पेरिस से इस्तांबुल तक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। कुल मिला जुला के अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, अगर दो ही ऑप्शन आपको पता है कि एग्जैक्टली पता है, तो भी आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? एक पत्तन नगर नहीं है, आपको इसमें बताना है कि पत्तन नगर नहीं है। देखिए, कैनबरा जो है यह कैपिटल है। कैनबरा कैपिटल है। कैपिटल किसकी है? वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये जो है किसी का भी जो है पत्तन नगर नहीं है। अगर टोक्यो की बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो, तो ये कहां पर? होन्शु द्वीप पर। होन्शु 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 द्वीप पर है। होन्शु द्वीप पर है। अगर होन्शु द्वीप की बात करते हैं तो ये बंदरगाह वाला पत्तन वाला नगर है। होन्शु द्वीप जो बंदरगाह पत्तन वाला नगर है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क की बात करें तो ये कहाँ का? अमेरिका का है। और न्यूयॉर्क प्रांत भी बंदरगाह वाला स्थान है। कभी कभी पूछ लेता है किस नदी के किनारे है, आप ये बताइए। ये तो आपको पता है कि बंदरगाह वाला है स्थान, लेकिन किस नदी के किनारे है? तो ये हडसन, हडसन नदी, हडसन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क। अब अगर ग्रेट ब्रिटेन लंदन की बात करें तो ये किस नदी पर बसा हुआ है? ये आपका टोम्स नदी। कौन सा है? टोम्स नदी पर।
टेम्स कभी बोलते हैं, टोम्स बोलते हैं। टेम्स नदी पर इसको ये बसा हुआ है। तो इसमें कौन सा पत्तन नगर नहीं है? कैनबरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा प्लेस है जो कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? जो ये पर्टिकुलर प्लेस होते हैं इनका जो है आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए, 2-4 बार आप पढ़े रहेंगे तभी ये ऐसा काम आराम से कर सकते हैं। पहला है साओ पाउलो और दूसरा है सेंटोस, तीसरा है रियो डी जेनेरिया और चौथा है ब्यूनस आयर्स और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कहवा वाला जो पतन है वह है रियो डी जेनेरिया नहीं है, रियो डी जेनेरिया नहीं है, सेंटोस है। रियो डी जेनेरिया नहीं है, सेंटोस है। अभी जो सेंटोस, अगर सेंटोस की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है पहले ये बताएं कि ये ब्राजील में है। ब्राजील के जो है दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है, बंदरगाह के रूप में है ये। और सर्वाधिक कॉफी के निर्यात के लिए ये जाना जाता है, इसलिए विश्व का कहवा पत्तन भी जाना जाता है ये सेंटोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, रियो डी जेनेरिया में अभी जो ओलंपिक्स हुए थे, जो पिछला था वो जो है रियो डी जेनेरिया में, तो काफी ज्यादा उसमें भारत ने कई गोल्ड जीते थे, तो ये ज्यादा फेमस था कि रियो डी जेनेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 109, पर्यावरण किससे संबंधित है? पर्यावरण किससे संबंधित है? जीवीय घटकों से, ऑप्शन नंबर बी भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन नंबर सी अजैव घटकों से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए भूघटक जो होता है, पर्यावरण कैसे बनता है? पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब वो होता है कि जो तीनों जगहों पर पाया जाता है उसी के आवरण में संलिप्त हो, यानी कि जल, थल और वायु में। और उन सभी में जो घटक पाए जाते हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण में जीव घटक पाए जाएंगे, एकदम पाए जाएंगे। भू आकृति घटक पाए जाएंगे, ये भी पाए जाएंगे। अजैविक घटक पाए जाएंगे, ये भी पाए जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ये 53 55 बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन था कि पर्यावरण किससे बनता है? ये तीनों से बनता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, अगर कन्वेंशनल ढांचा की बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी। दूसरा क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी। तीसरा है यूरेनियम उत्पादन में कमी। और चौथा है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, जलवायु क्लाइमेटिक चेंज, इस समय क्लाइमेटिक चेंज सबसे ज्यादा जो है मुद्दा बना हुआ, सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कन्वेंशनल जो ढांचा लाया था, उसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के संदर्भ में था, क्योंकि उसका जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे और सागर का तल ऊपर उठेगा। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैसों की जो अंतर्गत आती थी, ये ग्रीन हाउस उसी के अंतर्गत आता है। अब अगर इस ऑप्शनों को देखेंगे तो ग्रीन हाउस किससे वो प्रभावशाली होगा? CO2 से। तो इसमें किससे जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा प्रभावित था? सबसे ज्यादा कन्वेंशनल ढांचा था किससे? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपका 110 क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है और यहाँ वर्ल्ड जियोग्राफी का जो आपका ये सीरीज थी ये फिनिश हुई। अब हम जो इंडियन जियोग्राफी बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन जियोग्राफी के, वो 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज में हम दो तीन लगभग 3 या 4 सीरीज होगी और उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट आपका 3 तारीख से लगभग मैराथन चलेगा और मैराथन में उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे और वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी। तो तब तक के लिए आप इसका आनंद लीजिए।